मिशन बेस्ट फ्यूचर क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है उसमें हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा परासरण दाव। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी तनु विलीनों के अणु संख्या गुण के बारे में डिस्कस किया था और ये देखा था कि अणु संख्या गुण 4 प्रकार के हो सकते हैं: परासरण दाव, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवदमन। ठीक है, तो आज हमारा जो अणु संख्या गुण का जो पहला टाइप है परासरण दाब, किसी भी विलयन का जो अणु संख्या गुण होता है उसका जो आज पहला जो टाइप है वो है परासरण दाब। उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी जो भी स्टूडेंट यूपी बोर्ड 2023-24 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इस बात की हमें आशा है कि आप पूरी क्लास को देखने के बाद आप क्लास को पसंद जरूर करेंगे, आपको क्लास बेहद अच्छी लगेगी। ठीक है, तो आज हमारा जो डिस्कस टॉपिक रहेगा वो रहेगा परासरण दाव। लेकिन हम आपको बता दें, परासरण दाव से पहले, समझने से पहले हमें परासरण और विसरण के बारे में समझना होगा, क्योंकि परासरण दाव अगर हमें पढ़ना है तो उससे पहले हमें परासरण पढ़ना होगा। ठीक है, तो पहले हम आपको एक विसरण पढ़ाते हैं। ठीक है, विसरण से ही आपको परासरण का कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए विसरण क्या होता है। विसरण इंग्लिश में से कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। ठीक है, तो शायद परासरण आप क्लास 9th में और 10th में भी शायद पढ़ कर आए होंगे। विसरण का सिंपल अर्थ होता है गति करना, कणों का गति करना, यानी विसरण का मतलब होता है चलना। अगर कोई कण गति कर रहा है तो हम कहेंगे वह कण क्या कर रहा है, हमारा विसरण कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन जो हमारा केमिस्ट्री पे में जो इसका जो कंसेप्ट लगेगा वो इस टाइप का कुछ होगा। हम आपको पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा एक विलयन है, ये हमारा एक विलयन है, इसे हम कहेंगे ए वाला, और ये हमारा जो विलयन है वो है तनु। ठीक है, और एक और हमने बी कर लिया, उसमें एक विलयन लिया, ये विलयन हमारा है सांद्र। ठीक है, क्योंकि इसमें कण सांद्र और तनु हम आपको बता चुके हैं, सांद्र विलयन क्या होता है और तनु विलयन क्या होता है। ठीक है, और ये हमारा है सांद्र। हम आपको कंसेप्ट क्लियरली एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। ठीक है, हमारा लक्ष्य आपको हर एक टॉपिक को एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। ठीक है, तो तनु विलयन क्या होते हैं, ऐसे विलयन जो पतले होते हैं वो तनु होते हैं सिंपली, और ऐसे विलयन जो कुछ गाढ़े होते हैं। ठीक है, तो ऐसे विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं। तो इसमें जो हमारा कंसेप्ट है विसरण का वो ये है कि जब हम तनु विलयन को और सांद्र विलयन को एक दूसरे के समीप ले आए, यानी एक दूसरे के समीप ले आए, बिल्कुल यानी संपर्क में रख दें एक दूसरे के इन्हें। ठीक है, इन्हें ऐड कर दें मान लीजिए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो तनु विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक, विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है कोई भी विलयन से। तो क्या होता है कि जो इसके विलेय होते हैं विलयन के और इसके विलेय, एक दूसरे की ओर गति करने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो चाहे इसका विलयन हो चाहे ये विलयन हो, इनके जो विलय होंगे वो कम सांद्रता से, यानी सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करने लगते हैं।
सिंपली हम आपको बताएं, जब हम इन दोनों को लिखेंगे, जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो क्या होता है, जो विलयन होते हैं, विलयन के जो विलय होते हैं वो अधिक सांद्रता से तनु विलयन की ओर गति करते हैं, यानी सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करते हैं। यानी जो इसका विलय होगा, सांद्र विलयन का जो विलय होगा वो गति करेगा इसकी ओर, तनु विलयन की ओर, ठीक है। और जो इसका विलायक होगा तनु विलयन का, विलायक किसका, तनु विलयन का, तनु विलयन का जो विलायक होगा वो गमन करेगा सांद्र विलयन की ओर। कंसेप्ट क्या निकला, सांद्र विलयन का विलय तनु विलयन की ओर गति करता है और तनु विलयन का विलायक सांद्र विलयन की ओर गति करता है। तो इस प्रकार जब दो भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो विलय और विलायक दोनों विपरीत दिशाओं में गति करते हैं, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में गति करते हैं। इस प्रकार की गति को हम पराविसरण कहते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। जब दो भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को एक संपर्क में रखते हैं तो उनके कण यानी विलय और विलायक एक विपरीत दिशा में गति करते हैं। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, ठीक है। तो अब डेफिनेशन लिखते हैं, फिर विसरण से ही आपको हम परासरण का कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, ठीक है। विसरण में क्या होता है, विलय और विलायक विपरीत दिशाओं में गति करेंगे और इस प्रकार की गति को हम विसरण कहते हैं, इस प्रकार की गति को विसरण कहते हैं, ठीक है। तो विसरण जब दो भिन्न सांद्रताओं वाले विलयनों को एक दूसरे को, जब दो भिन्न सांद्रताओं वाले विलयनों को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तब विलय और विलायक विपरीत एक दूसरे की विपरीत, ठीक है। इससे और अच्छा कंसेप्ट हो जाएगा, एक दूसरे की विपरीत, अपोजिट डायरेक्शन यानी दिशा में गति करते हैं। कणों की इस प्रकार की गति को हम विसरण कहते हैं और इस प्रकार की गति को विसरण कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको विसरण समझ में आया होगा, ठीक है। इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका है। और विसरण को डाइल्यूट और विसरण में हमेशा याद रखिए, विसरण उन्हीं विलयनों के बीच में होगा
जो भिन्न सांद्रताएं होंगी, जिनकी अलग अलग सांद्रताएं होंगी, यानी एक पतला होगा यानी एक तनु होगा और एक सांद्र होगा यानी अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बताएं तो चीनी के जल को, ठीक है, और सादा जल को अगर एक दूसरे के संपर्क में रखें ना तो क्या होगा, चीनी के जो कण होंगे नहीं वो सादा जल की ओर गमन करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा चीनी वाला यानी एक में ज़्यादा चीनी है एक में कम है, तो उस टाइप से एक दूसरे के विपरीत गमन करेंगे। इस टाइप की गति को हम डिफ्यूजन कहते हैं यानी विसरण कहते हैं। आई होप आपको विसरण वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम समझते हैं परासरण क्या होता है, फिर उसके बाद परासरण और विसरण में अंतर क्या होता है, फिर उसके बाद हम परासरण दाव के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, परासरण, ठीक है, परासरण इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। तो हाँ, तो विसरण तो हमने समझ लिया, अब समझते हैं परासरण। ठीक है, तो परासरण में क्या होता है हम आपको बता दें। सिंपली अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को परासरण कहते हैं। ठीक है, सिंपली मैं आपको बताऊं, एक विलयन है हमारा, ये बीकर है एक ये, ठीक है, और इसमें हम क्या करें, एक अर्धपारगम्य झिल्ली ले लें। अर्धपारगम्य झिल्ली में आपको बताऊंगा क्या होती है, किस टाइप की होती है, किससे बनी होती है। ठीक है, ये मान लीजिए एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, इस टाइप हमारा तनु विलयन है, और इस टाइप हमारा सांद्र विलयन है। बीकर हमारा एक ही है, ये हमारा तनु है, इसको हम कहते हैं डाइल्यूट, और ये है हमारा कंसंट्रेटेड। ठीक है, कंसंट्रेटेड यानी सांद्र। ठीक है, तो इसका जो कंसेप्ट है विसरण का वो ये है कि परासरण क्या होता है। देखो, ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसे हम कहते हैं अर्धपारगम्य, जाइए अर्धपारगम्य, ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, ये वाली तो हमेशा याद रखिए अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होने वाले विसरण को परासरण कहते हैं। यानी हमारा कहीं दो भिन्न सांद्रताओं के विलयन रखे हैं, उन्हें संपर्क में रख दिया है हमने और उनके मध्य परासरण हो रहा है। लेकिन अगर हम क्या करें, उनके मध्य एक झिल्ली रखते हैं, पर अर्धपारगम्य झिल्ली रखते हैं, फिर उनके मध्य अगर परासरण करवाएं, हम विसरण करवाएं, तो उसको परासरण कहते हैं। यानी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होने वाले विसरण को हम परासरण कहते हैं। अब अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है हम आपको बता दें। अर्धपारगम्य झिल्ली, देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, यह एक बहुत पतली झिल्ली होती है, इसमें बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, बहुत सूक्ष्म, जिससे शुद्ध कण ही निकल पाते हैं। यानी अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है जो विसरण के प्रवाह की दर को निर्धारित करती है। यानी अगर हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली तगड़ी है, यानी ज़्यादा ही मतलब कम छिद्रित है, ये मोटी ज़्यादा इसके लिए है तो विसरण कम होगा, अगर पतली है तो विसरण अधिक होगा।
तो सिंपली अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को हम परासरण कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं। अगर मान लीजिए ये तनु है, ठीक है, मान लीजिए हमने क्या किया, हमने खीर बनाई। ठीक है, खीर में हमने किशमिश डाल दी, ये हमारी एक खीर है और खीर में हमने डाल दी किशमिश। ठीक है, तो क्या हुआ, जो किशमिश है, किशमिश में जो मिक्सचर है, यानी जो किशमिश का जो लिक्विड है वो कैसा है, सांद्र है किशमिश का। ठीक है, मैं समझा रहा हूं आपको, किशमिश का है सांद्र, ये मान लीजिए किशमिश है, ये सांद्र है। ठीक है, और इसके चारों ओर जो खीर है, पानी है जो, वो तनु है। ठीक है, अब जो किशमिश की जो लेयर है, किशमिश की जो भारी लेयर है, ये हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करेगी। जो बाहरी लेयर है ये एक झिल्ली है, आपको पता है किशमिश में एक झिल्ली होती है। तो ये झिल्ली, अब आप देखते होंगे जब खीर में किशमिश डाली जाती है तो खीर फूल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो विलेय है, यानी जो कण हैं खीर वाले पानी के, वो किशमिश में चले जाते हैं, यानी विलेय किशमिश में चला जाता है, इसमें विलायक, और ये किशमिश फूल जाती है। तो इस प्रकार के विसरण को हम परासरण कहते हैं। यानी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा ही तो इसमें पानी प्रवेश कर रहा है, यानी खीर, तभी ये फूल रही है। तो इस प्रकार के विसरण को हम परासरण कहते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। परासरण का सिंपली अर्थ ये है, विसरण मतलब अर्धपारगम्य, यानी हम किसी झिल्ली के द्वारा विसरण कराएं। सिंपली कोई झिल्ली रख दें दो विलयनों के बीच और परासरण विसरण कराएं, उसी को हम परासरण कहते हैं। तो लिखेंगे अर्ध पारगम्य, इंग्लिश में शायद से पार्चमेंट लेयर कहते हैं। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा दो भिन्न सांद्रताओं के विलयनों के मध्य परासरण को विसरण को परासरण कहते हैं। विसरण को परासरण कहते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है परासरण का, इसे नोट करें। आई होप आपको परासरण वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम आपको बताते हैं परासरण में, और आपको एक चीज और याद रखनी है जो आपको परासरण दाव समझने में अत्यधिक हेल्प करेगी। ठीक है, मैं आपको बताता हूं अभी। ये हमारी एक पार्चमेंट झिल्ली है, एक तनु विलयन है, ये एक हमारा एक सांद्र विलयन है। तो हमेशा याद रखिए परासरण में जो क्या होता है, परासरण में हमेशा याद रखिए आप, हमेशा कि विसरण में क्या था, विलेय और विलायक दोनों कण गति करते थे एक दूसरे की विपरीत दिशा में। लेकिन विलायक में कंडीशन ये है कि हमेशा विलायक के कण गति करते हैं, और विलायक के कण जो गति करते हैं वो हमेशा गति करते हैं परासरण में इन ऑस्मोसिस। परासरण में
जो कण गति करते हैं यानी कण, वो होते हैं विलायक, और जो इनके विसरण की दिशा होती है यानी चलने की जो दिशा होती है वो होती है तनु विलयन से, तनु से सांद्र की ओर। आपको हमेशा याद रखना है, तनु से सांद्र की ओर परासरण में कण गति करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी किशमिश वाला एग्जांपल बताया था हमने, उसी से समझ लीजिए किशमिश हमारी सांद्र होती है और जो हमारी खीर है वो पतली होती है तनु। तो जो खीर की जो कण होते हैं, जो विलायक होता है खीर में, जो खीर क्या है, विलायक ही तो है, जल से मिलकर बना है खीर। खीर में जो विलायक होते हैं वो तनु की उसकी तरफ चले जाते हैं। ठीक है, सांद्र की ओर, तनु विलयन से सांद्र की ओर। ठीक है, इस टाइप से चीजें क्लियर हो। अब आता है हमारा परासरण दाब क्या होता है। और आपको अगर क्वेश्चन में आ जाए कि विसरण और परासरण में अंतर बताइए, तो आपको पहला पॉइंट लिखना है, परासरण हमेशा कम सांद्र से अधिक, परासरण हमेशा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। परासरण हमेशा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है, जबकि विसरण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखना है आपको, परासरण के लिए अर्धपारगम्य में झिल्ली की आवश्यकता होती है। परासरण के लिए अर्धपारगम्य में झिल्ली की आवश्यकता होती है, जबकि विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसमें अंतर लिख सकते हैं, डिफरेंस क्या है विसरण और परासरण में। ठीक है, अब हम आपको बताएं परासरण दाब कितने प्रकार का हो सकता है। परासरण दाब हो सकता है 2 प्रकार का। मैं आपको थोड़ा सिंपली समझा देता हूँ, ऐसी खास ये पूछते नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपको बता देता हूँ परासरण के प्रकार। परासरण के प्रकार, तो जो परासरण होता है हमारा वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अंतः परासरण, अंतः परासरण। एक दूसरा होता है हमारा बाह्य परासरण, बाह्य परासरण। ठीक है, अंतः परासरण में और बाह्य परासरण में बस सिंपल यही अंतर है कि अंतः परासरण में क्या होता है, जो विलायक गति करते हैं, विलायक जो गति करते हैं वो तनु से सांद्र की ओर, तनु से सांद्र की ओर। ठीक है, अंतः परासरण, और इस प्रकार के परासरण को हम अंतः परासरण कहते हैं। हमने अभी किशमिश वाला टॉपिक बताया था, वो अंतः परासरण। किशमिश वाला जो बताया था, किशमिश फूल जाती है जब हम किशमिश को दूध में उबालते हैं, पानी में उबालते हैं तो किशमिश फूल जाती है, तो वो अंतः परासरण के कारण फूल जाती है। ठीक है, अगर हम क्या करें, इसका उल्टा कर दें। इसका उल्टा कैसे, अगर हम क्या करें, अंगूर लें, अंगूर को हम क्या करें, चीनी के विलयन में रख दें, अंगूर को चीनी के विलयन में रख दें। चीनी का जो विलयन है वो हमारा सांद्र है और अंगूर का विलयन उसकी अपेक्षा तनु है। तो जो क्या होगा, हमें बताया परासरण में विलायक अधिक सांद्रता की ओर यानी तनु से सांद्र की ओर गति करते हैं, तो अंगूर हमारा पिचक जाता है, पतला हो जाता है, यानी निचुड़ सा जाता है, और वो उसका जो रस होता है वो चीनी में आ जाता है। तो इस प्रकार के परासरण को हम क्या कहते हैं, बाह्य परासरण। तो किशमिश का फूलना किसका उदाहरण है, अंतः परासरण का, और अंगूर का सिकुड़ना किसका उदाहरण है, बाह्य परासरण का। ठीक है, तो इस टाइप से चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आप अपने नोट्स स्वयं बनाएं कॉपी में। ठीक है, टोटल जो लिखवाते हैं वो आप नोट करें, क्योंकि खुद के नोट हमेशा बेस्ट रहते हैं। ठीक है, अब आता है परासरण दाब। परासरण दाब, इसे इंग्लिश में कहते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो परासरण दाब क्या होता है, हमने आपको अभी बताया था अर्धपारगम्य झिल्ली किसका कार्य करती है, विसरण की,
विसरण के प्रवाह को निर्धारित करती है कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विसरण का प्रवाह निर्धारित होता है कि कम मात्रा में विसरण होगा कि ज्यादा मात्रा में विसरण होगा। परासरण, आज की क्लास थोड़ी लॉन्ग होने वाली है, ठीक है। परासरण दाब, परासरण परासरण दाब, इस इंग्लिश में से ओस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। परासरण दाब समझिए। मैं आपको पहले डेफिनेशन लिखता हूं, फिर इसकी समझाऊंगा इसे, ठीक है। अर्ध पारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली और अर्धपारगम्य झिल्ली आप समझ सकते हैं क्या होती है, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसी विलयन में विलायक के अतिरिक्त प्रवाह को रोकने यानी कंट्रोल करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए लगाया गया दाव, परासरण दाव कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसी विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए, विलायक के अतिरिक्त प्रवाह को यानी प्रवाह को रोकने के लिए लगाया गया दाव, परासरण दाव कहलाता है। अब मैं आपको बताऊं, उसी किस्मत वाले एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, हर चीज की एक सीमा होती है, ठीक है। किसमिस में ये हमारा खीर का, ठीक है, खीर है सिस्टम इसमें और इसमें किसमिस है, तो आप समझ सकते हैं किसमिस में एक लिमिट तक फूलेगी, ठीक है, एक लिमिट तक फूलेगी, यानी इसमें परासरण एक निश्चित समय तक होगा, फिर उसके बाद परासरण रुक जाएगा, ठीक है। और आप समझ रहे हैं, परासरण में आपको बताया था ये तो हमारा विलयन, किसमिस एक विलयन ही तो है, इसके अंदर जो लिक्विड है वो विलयन है, और जो खीर है, जो जल है वो विलायक है ये भी विलयन, लेकिन इसका जो विलायक है जल है वो इसमें प्रवेश करता है, तभी तो ये फूल जाती है। लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें एक निश्चित समय तक जल प्रवेश करेगा, विलायक जल ही है, विलायक ही तो है जल, जल प्रवेश करेगा। तो क्या होगा, एक निश्चित समय के बाद जो इसकी झिल्ली है, बाह्य झिल्ली है, इसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, ये झिल्ली विलायक के प्रवेश को रोक देगी, विलायक के प्रवेश को किसमिस में रोक देगी, अंदर एंटर करने से, यानी जल को अंदर जाने से रोक देगी। तो जल पर जो किसमिस की लेयर यानी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, जो दाव लगाया जा रहा है रोकने के लिए, उसी को हम परासरण दाव कहते हैं। यानी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसी विलयन में, किसमिस हमारा एक विलयन है, विलायक के अतिरिक्त प्रवाह को रोकने के लिए लगाया गया दाव क्या कहलाता है, परासरण दाव कहलाता है। तो आई होप आपको परासरण दाव की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी, और क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास लाइक जरूर करें, ठीक है। तो ये था हमारा परासरण दाव का कंसेप्ट। आज की क्लास थोड़ी लॉन्ग हो गई है, आज की क्लास को बस यहीं समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में नहीं,
पराशरण दाव के नियम समझेंगे। ठीक है, पराशरण दाव के कितने नियम होते हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लासेस देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।